नमस्कार। कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये इतिहास अक्सर खून और फौलाद से लिखा गया है। तो चलिए आज उन 10 बड़ी लड़ाइयों के सफर पर चलते हैं जिन्होंने न सिर्फ बड़े-बड़े साम्राज्य बनाए और मिटाए बल्कि भारत की तकदीर को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि किसी देश का मुस्तकबिल, उसकी किस्मत आखिर बनती कैसे है? क्या ये कुछ बड़े नेताओं के फैसलों से तय होती है या फिर इतिहास की अपनी धीमी चाल से या फिर कुछ और ही है? असल में जवाब अक्सर मिलता है युद्ध के मैदान में। कुछ घंटों की लड़ाई और बस इतिहास एक नया मोड़ ले लेता है। तो आज उन्हीं कुछ घंटों को, उन ऐतिहासिक पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हजारों हजारों साल पहले, उस जमाने से जब भारत का इतिहास बस लिखा ही जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद में जिक्र किए गए सबसे पहले युद्ध की। इसका नाम है दशराज युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। जरा सोचिए, आज से करीब 3,500 साल पहले परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, वहां ये घमासान लड़ाई लड़ी गई थी और यही भारत के इतिहास की पहली रिकॉर्डेड जंग मानी जाती है। देखिए, एक तरफ थे भरतवंश के राजा सुदास अकेले और दूसरी तरफ 10 अलग-अलग राजाओं की एक जबरदस्त मिलीजुली फौज। ताकत में कम होने के बावजूद राजा सुदास की कमाल की रणनीति ने उन्हें जीत दिला दी और इसी एक जीत ने भरतवंश को वैदिक काल की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद यहीं से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, अब समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे 2,500 साल आगे। हम पहुंच गए हैं उस दौर में जब उत्तर पश्चिम से एक बिल्कुल नई ताकत ने दस्तक दी और दिल्ली के तख्त के लिए एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। साल था 1191 और जगह थी तराइन। दिल्ली और अजमेर के रक्षक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हमलावर फौज को बुरी तरह खदेड़ दिया। राजपूतों की दिलेरी के आगे गोरी की एक न चली और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी तराइन के मैदान पर पासा पूरी तरह पलट गया। मोहम्मद गोरी इस बार दुगनी तैयारी के साथ वापस लौटा था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इस एक हार ने भारत में दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खोल दिए। एक ऐसा दौर जो अगली कई सदियों तक चलने वाला था। अब चलते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य का सूरज उग रहा था, मुगल साम्राज्य। एक ऐसा वंश जिसने भारत पर सदियों तक हुकूमत की और इसकी शुरुआत भी हुई कुछ बेहद अहम लड़ाइयों के साथ। पर देखिए, मुगलों के आने से पहले ही दिल्ली की सल्तनत की नींव हिल चुकी थी। 1517 में खतौली की लड़ाई में मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। मतलब अनजाने में ही सही, उन्होंने एक नए बादशाह के लिए जमीन तैयार कर दी थी। और वो नया बादशाह था बाबर। 1526 में पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, पर असली चुनौती तो अभी बाकी थी। अगले ही साल 1527 में खानवा में उसका सामना हुआ राणा सांगा से और फिर 1528 में चंदेरी में। एक के बाद एक 3 साल में 3 बड़ी जीतें और बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर लिया। तो सवाल यह है कि खानवा की लड़ाई इतनी खास क्यों थी? वो एक गेम चेंजर थी, क्योंकि ये वो लड़ाई थी जहां पहली बार भारत के किसी बड़े युद्ध में तोपों और बंदूकों ने फैसला किया। बाबर की नई टेक्नोलॉजी राणा सांगा की पारंपरिक बहादुरी पर भारी पड़ गई और इसी जीत ने मुगल साम्राज्य को वो मजबूती दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। लेकिन कहता है ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त के साथ ताकतवर मुगल साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा और इसी कमजोरी ने भारत को उसके इतिहास के सबसे भयानक हमलों में से एक का शिकार बना दिया। साल था 1739। ईरान का शासक नादिर शाह एक तूफान की तरह आया और कमजोर हो चुके मुगल साम्राज्य पर कहर बनकर टूट पड़ा। करनाल की लड़ाई में यह साफ हो गया कि जो मुगल कभी अजय समझे जाते थे वे अब अपनी ही परछाई बनकर रह गए थे। और ये जो आंकड़ा है ना, ये दिल दहला देने वाला है। करनाल में जीत के बाद नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम मचाया, उसमें अंदाजा है कि 20,000 बेगुनाह लोग मारे गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील थी। नादिर शाह दिल्ली से सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की रूह लूट कर ले गया। दुनिया का मशहूर कोहे नूर हीरा
और शाहजहां का वो बेशकीमती मयूर सिंहासन यानी तख्त-ए-ताऊस सब कुछ चला गया। ये सिर्फ दौलत की लूट नहीं थी, ये भारत के मान सम्मान की लूट थी। और अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसी ताकत का उदय जो ना राजा थी ना सुल्तान। वो एक कंपनी थी जिसने धीरे धीरे पहले अपने यूरोपियन दुश्मनों को हराया और फिर पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाया। 1612 में स्वाली में उन्होंने पुर्तगालियों को हराया और फिर 1759 में बेदारा की लड़ाई में डचों का पत्ता साफ कर दिया। इन जीतों ने ये पक्का कर दिया कि अब भारत के व्यापार पर सिर्फ अंग्रेजों का राज चलेगा। लेकिन सिर्फ व्यापार से हुकूमत तक का सफ़र वो शुरू हुआ 1757 में प्लासी की लड़ाई से, और ये लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि साजिश और धोखे से जीती गई थी। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने ही गद्दारी कर दी, और इनाम में अंग्रेजों को क्या मिला? अमीर बंगाल का पूरा सूबा। और देखिए, मीर जाफर का नाम आज भी भारतीय इतिहास में गद्दारी का दूसरा नाम बन चुका है। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जो इतिहास में हमेशा के लिए रह गया। पर असली और आखिरी मुकाबला होना अभी बाकी था। ये हुआ 1764 में बक्सर के मैदान में, और ये प्लासी की तरह कोई धोखा नहीं था। ये एक सीधी आमने सामने की लड़ाई थी। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों की मिलीजुली से। बक्सर की एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। और बस यहीं से व्यापारी शासक बन गए और भारत की गुलामी की असल कहानी शुरू हुई। तो 10 राजाओं के उस प्राचीन युद्ध से लेकर बक्सर के इस निर्णायक मैदान तक, ये लड़ाइयां सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं थीं। नहीं, ये वो मोड़ थे, वो टर्निंग पॉइंट्स थे जहां भारत की तकदीर एक हाथ से फिसलकर दूसरे के हाथ में चली गई। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर एक व्यापार करने वाली कंपनी तक, इन लड़ाइयों ने ही भारत को वो शक्ल दी है जो वो आज है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के युद्ध के मैदान कौन से होंगे और वो हमारी दुनिया को किस तरह बदलेंगे।